ऐसे ही, हाँ सर, पक्का। कंपास निकालिए जरा इसको। ठीक है, ठीक है। कंपास निकालिएगा जरा, थर्ड चैप्टर में है। कौन सा सवाल बनाया जाए? सब तो एकदम दिख रहा है, फटाफट बन ही गया। मेरे से, आपसे नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ना सब लोगों के पास? नहीं है? कहाँ, घर छोड़ के आ गए? अरे सर्विंग चल रहा है तो लेके आओगे ना। क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा। कौन सा होगा आंसर? पता चला? क्या कह रहा है? 4 बियरिंग दी हुई है, कितनी? 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट। कह रहा है कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो पूछ रहा है बैक बियरिंग कितना होगा? कितना होगा? क्या करना होगा इसमें? कितना, क्या करना होगा इसमें? 180 जोड़ दें? 180 जोड़ दें? अरे 4 बियरिंग दिया हुआ है, बैक बियरिंग निकालना है तो 180 जोड़ना होगा ना। नहीं, क्या करना होगा? घटाना होगा। बोलो, जोड़े कि घटाएं, क्या करें? हाँ, क्या? रुकिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में गिवन था ये साउथ 49 डिग्री कितना है जी? 52 मिनट ईस्ट। ये 4 बियरिंग है आपका, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, बैक बियरिंग निकालनी है। बैक बियरिंग निकालनी है इसकी। कितना होगा बैक बियरिंग? तो हम लोगों ने सीधा बात किया था कि जैसे ही बैक बियरिंग निकालना हो, क्या कर दें इसको? 180 जोड़ देंगे। जोड़ दिए 180, तो साउथ से 180 जोड़ देंगे तो नॉर्थ नहीं चल जाएगा जी। इसमें भी क्या कर दें? 180 जोड़ दें, तो ईस्ट वाला 180 जोड़ देंगे तो कितना? जब जोड़ ही दिए 2 बार 180, तो अब इसको क्या करें? छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब 2 बार जोड़िए, कितना बार जोड़ेंगे? तो आंसर कितना आ गया? हो गया बैक बियरिंग। यही होगा ना। हम लोग बात करना चाह रहे हैं लोकल अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ आइए, क्वेश्चन नंबर 19 आइएगा लेवल 2 में। तो लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 19 आइएगा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग बियरिंग वेयर ऑब्जर्व्ड, वार लिखा है, वार को वेयर कर लीजिएगा। वेयर ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रैवर्सिंग विथ कंपास। लाइन गिवन है, लाइन गिवन है, और इस लाइन की 4 बियरिंग पता है और बैक बियरिंग पता है। ये लाइन गिवन है। लाइन कौन कौन सा है? ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 124 डिग्री 30 मिनट।
बैक बियरिंग कितना है 304 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 68 डिग्री 15 मिनट और 24 डिग्री 60 मिनट। सीडी, सीडी का कितना है जी, सीडी का है कितना लिखा है 310, बताइएगा जरा, मुझे दिख कम रहा है, ठीक है। ये कितना है 135 15 मिनट और उसके बाद है आपका डीए, डीए का वैल्यू कितना है 215 मिनट और 17 डिग्री 45 मिनट। ये गिवन है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेशन वेयर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, कौन सा इसमें से लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है आपसे पूछा जा रहा है। हम सिंपली क्या कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि जिस भी बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का यानी किसी एक लाइन का उसका अपना बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का सम कितना होता है 180। अगर 180 आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया इसका मतलब उसमें एरर है। अब एरर दो चीजों का हो सकता है, या तो ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकता है या फिर लोकल अट्रैक्शन एरर हो सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है लोकल अट्रैक्शन एरर, तो हम क्रॉस चेक करते हैं इसका समेशन की क्या है डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखते हैं, तो यहाँ इनका डिफरेंस निकालते हैं। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, इससे इसमें इसको माइनस करते हैं, ठीक है। 180 आता है कि नहीं, तो 30 में से 30 गया तो 0, ठीक है। 4 में से 4 गया 0, ठीक है। 10 में से 8 गया कितना 2 गया 8, बचा कितना 1, 180 आ गया। सुनना, ये 180 आने का मतलब ए लाइन का फोर बियरिंग और बी पॉइंट का बैक बियरिंग, ए लाइन का ए पॉइंट का फोर बियरिंग और बैक बी लाइन का बैक बियरिंग, ये दोनों का सम 180 आ गया। ए प्लस बी का सम 180 आया है, तो ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। यानी अब अगला वाला अगर 180 नहीं भी आता है तो बी गलती नहीं है, गलती किसमें हो सकती है सी में हो सकती है, बी सही है आपका। अगर बी गलत होता तो यहां भी सम इक्वल नहीं आता, तो ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट का। चलिए इसको चेक करते हैं जरा, इसको ऐड ऑन करते हैं। ये देखने ही से लग रहा है ये ऐड होकर के 180 देगा नहीं, 60 और 15 75, 60 और 15 75, तो ये 60 मान लीजिए चला गया डिग्री में, फिर 15 रह जाएगा, तो ये तो मिनट में ही आ जाएगा। तो ये सम इसका 180 नहीं है, 180 नहीं, नॉट इक्वल टू 180, तो नॉट इक्वल टू 180 है और बी ऊपर आ चुका है, इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम किस में है सी में, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया सी, यानी सी स्टेशन में हमारी गड़बड़ है। अब और आगे चेक करते हैं और किस में है, आगे देखते हैं। इनका चेक करते हैं, इस रिलेशन को चेक करते हैं। इस रिलेशन में ये कितना है 30 डिग्री 30 मिनट और ये कितना 15 मिनट, तो ये 30 मिनट 15 मिनट जोड़ घटाओ कुछ भी करेंगे तो ये 180 होगा नहीं, मिनट में रह ही जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि सी वाला यहाँ भी था और सी वाला, तो ऑब्वियस है जब सी वहां गड़बड़ है तो यहाँ भी क्या होगा गड़बड़ होगा, तो सी गड़बड़ है तो सी यहाँ भी गड़बड़ है। अभी हम डी के बारे में नहीं कह सकते गड़बड़ है कि नहीं है, क्योंकि सी की वजह से ये गड़बड़ी हो सकती है, डी गड़बड़ है कि नहीं है ये नहीं पता मुझे, तो हम यहां से केवल सी मार्क करेंगे। अब आगे चलते हैं, किस पे आ गए डीए पर। ध्यान दीजिएगा डीए में ए रिपीट कर रहा है, डीए में ए रिपीट कर रहा है, तो ए रिपीट कर गया तो ए तो यहां पे सही हमारा था ना, तो अगर इसका सम भी सही आ गया तो इसका मतलब डी भी क्या है सही है, और अगर ही गलत आ गया तो ए की वजह से गलती नहीं थी, गलती किसकी वजह से थी डी की वजह से। तो अगर इसका सम चेक करते सही आ गया तो डी भी सही है, तो डी के बारे में अभी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, ये 45 और 15 60, तो 0 हो गया, ये तो लग रहा है, आगे देखते हैं 60 हो गया। 60 का मतलब 1 डिग्री इधर आ गया, तो 1 डिग्री इधर आने का मतलब आप जोड़ रहे हैं आप, तो ये 17 है, 1 डिग्री जोड़ेंगे कितना 18 और इधर कितना 200, ये कितना हो जाएगा 218। माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो 45 में से 15 गया कितना 30, तो इधर मिनट में आ गया। अभी 180 पूरा हो रहा है नहीं, तो माइनस करके देख रहे हैं 180 नहीं पूरा हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 स्टेशन है ए और डी, तो ए तो हम मार्क कर चुके हैं कि ये तो सही है ना, यानी गड़बड़ किस में है डी में, तो हमारा 2 स्टेशन मार्क हो चुका है, एक सी और एक डी।
यानी दो ऐसे स्टेशन है यहाँ पे जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड था आपका कंपास, आप जब रीडिंग ले रहे थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी एंड डी। हाँ, ये 180 के साथ 30 मिनट सही नहीं होगा, ये किस बेस पे कह रहे हो? ये एग्जैक्ट आना चाहिए, 30 मिनट अगर आएगा तो यहाँ छोड़ो ना, ऐसे बात करते हैं कि 180 के साथ 30 मिनट सही नहीं होगा, ये क्या सोच के आप कह रहे हो कि 30 मिनट है इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, इसीलिए ना। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, हम 185 ले सकते हैं। फिर तो अगर 185 भी आ गया तो 5 डिग्री ना ज्यादा है जी, कितना ज्यादा है? मिनट का है, अब तुम मिनट में हम डिग्री मान लिए तो गलत हो गया। मानने की तो है, आप अगर मिनट में मान सकते हैं, हम डिग्री में मान लेते हैं। आप मान लिए तो सही है और हम मान लिए तो गलत है। हाँ? आप मान लिए तो सही हो गया और हम मान लिए तो गलत हो गया। भाई अपनी अपनी मर्जी है, जब अपने हिसाब से ही मानना है हम कुछ भी मान सकते हैं। हम 180 को 200 मान के चलेंगे, आप रोक दोगे मुझको मानने से? आप जब 30 मिनट मान लिए, हमने आपको रोका नहीं, रोका तो हम भी 200 मान के चलेंगे। आप भी रोक मुझे नहीं रोक सकते ना। हम कह रहे हैं कि नहीं, जोड़ के 200 भी आएगा तो मेरा ठीक है, हम मानेंगे, गड़बड़ नहीं मानेंगे हम। अजीब बात है। आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का ज्योमेट्रिकल सम कितना होना चाहिए? तो जब 180 होना चाहिए, आप जोड़ रहे हैं 2 + 2, ये कितना आना चाहिए? अगर कोई बच्चा इसको लिख देता है 5 और वो कहे कि सर 1 के ना ज्यादा है, मान लीजिए सही ना, 1 के ना ज्यादा है, मान लेते हैं सही, क्या दिक्कत है? समझ में आया दिक्कत क्या है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मान लो तुम भी, हम ही मान लेते हैं 180 से 85 डिग्री आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा जरा, 21। बताइएगा। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? बताओ बताओ। 21 क्या होगा आंसर? कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है? पहला है डिविजनल वेरिएशन। डिविजनल वेरिएशन 100 से 350 सालों में होता है। कौन सा होता है वो? 100 से 350 सालों में कौन सी वेरिएशन? सेकुलर वेरिएशन होती है। ठीक है, तो डिविजनल आती है, ये गलत है। अगला एनुअल वेरिएशन, एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकुलर वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन जो है वो तो अर्थ के रोटेशन अबाउट द सन, उसकी वजह से होता है, ये भी गलत है। तीसरा सेकुलर वेरिएशन, वेरिएशन डिक्लिनेशन पीरियोडिक इन कैरेक्टर। सेकुलर वेरिएशन कह रहा है पीरियोडिक इन कैरेक्टर, गलत है। पीरियोडिक का मतलब समझिए क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है कि हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट से वैल्यू चेंज करे। पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है? कि उसका वेरिएशन का रेट क्या हो? कांस्टेंट हो, उसी को ना बोलते हैं पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब क्या? कि उसकी एक पीरियड होगी और उसी पीरियड पर वो क्या करेगा? वेरी करेगा। लेकिन सेकुलर वेरिएशन में जाकर के पलट के देख लीजिए, वहां लिखा है हमने कि उसका एनुअल वेरिएशन रेट कांस्टेंट नहीं है। पलट के देखना जरा कॉपी, लिखा हुआ है कि नहीं। देखिए पलट करके, है लिखा हुआ सेकुलर वेरिएशन में, द एनुअल रेट ऑफ वेरिएशन उसका सेकुलर का कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वो चेंज होता है कितना? 5 से 10 डिग्री तक 100 से 350 सालों में, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। अंडरलाइन कर लेना वो स्टेटमेंट, ठीक है? नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है वो। तो ये भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन, इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन किसकी वजह से होता है? तो इरेगुलर वेरिएशंस में कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलावा
किसी भी दूसरे चीज से अगर अफेक्टेड हो जाए, या आपका सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, उसी सबको ना कहते हैं इरेगुलर रैंडम वेरिएशन, जो अचानक से वेरी कर जाए। तो इसमें क्या लिख रहा है, कॉज ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाए, सडनली क्या कर जाए, वेरी कर जाए किसी चीज की वजह से, तो उसी को क्या बोलेंगे, इरेगुलर। इरेगुलर में कोई भी पैरामीटर की वजह से, नेचुरल फेनोमिना, याद कीजिए इरेगुलर भी पलट के देख लीजिएगा, नेचुरल फेनोमिना की वजह से इरेगुलर वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है, चेंज आता है ड्यू टू द नेचुरल फेनोमिना, उसी को तो कहते हैं। तो चौथा वाला यही करेक्ट है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, आंसर डी हो जाएगा। और पीछे चला चले तो क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। तो 7 इसी का, इसी पेज में, इसी पेज पे 7, जिस पेज पे हम लोग पढ़ रहे थे, इसी पर 7 नंबर। रट ली हो क्या जी, देख करके एक ऑप्शन भी। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। 7 में क्या कह रहा है कि WCB ऑफ अ लाइन इज 280 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। WCB इसका दिया हुआ है 280 डिग्री 30 मिनट। पूछ क्या रहा है आपसे, रिड्यूस्ड बियरिंग। रिड्यूस्ड बियरिंग का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है, रिड्यूस्ड बियरिंग निकालते हैं ईस्ट और वेस्ट से। रिड्यूस्ड बियरिंग में एंगल कहां से निकालते हैं, ईस्ट से और वेस्ट से। रिड्यूस्ड बियरिंग में ईस्ट से निकालते हैं ना, नहीं, कहां से निकालते हैं, नॉर्थ या साउथ से निकालते हैं। तो हमने एक एंगल बनाया 280 डिग्री 30 मिनट पर, 280 डिग्री 30 मिनट बनाना है। तो 280 यहां से चलते हैं होल सर्कल में, तो यहां तक तो 270 ही हुआ, यानी ये लाइन किधर है, इधर की तरफ। तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल, ये एंगल गिवन है कितना, 280 डिग्री 30 मिनट। और अब हमें रिड्यूस्ड बियरिंग बतानी है। तो रिड्यूस्ड बियरिंग या तो नॉर्थ से बताते हैं या फिर साउथ से बताते हैं, इन्हीं दोनों एक्सिस से बताते हैं ना। तो हम ये वाला एंगल अगर निकाल देंगे तो आ जाएगा ना रिड्यूस्ड बियरिंग इसका। और किधर आएगा, नॉर्थ और ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में। और ये एंगल निकाल लेंगे, कैसे आएगा, तो 360 में से इसको घटा दें, डायग्राम बना, पता चल गया, 360 में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा नॉर्थ और वेस्ट के साथ। देखो ना, नॉर्थ वेस्ट में एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट में, घटाना हटाना भी नहीं है, डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा। बनाइएगा, सारा सवाल आपसे बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, ट्रैवर्सिंग पे आते हैं, अगला चैप्टर पे आते हैं, ट्रैवर्सिंग पे। किसका था, चलिए हम लोग बात करते हैं, अगला है ट्रैवर्सिंग पे। ट्रैवर्सिंग पे थियोडोलाइट पे हम लोग आने वाले हैं, थियोडोलाइट स्टार्ट करने वाले हैं। थियोडोलाइट की और कंपास की हेल्प से ट्रैवर्सिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, चूंकि ट्रैवर्सिंग दूसरे इंस्ट्रूमेंट से स्टार्टअप कर रहे हैं हम, तो एक बार पीछे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सारा ये सब आप लिखे हुए हो, जानते हैं। ट्रैवर्सिंग किसको बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है किसी एक लाइन की लीनियर मेजरमेंट और उस लाइन का एंगुलर मेजरमेंट दोनों को रिप्रेजेंट कर देना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। किसी भी एक लाइन का लीनियर मेजरमेंट और उसी लाइन का एंगुलर मेजरमेंट, एंगल और डिस्टेंस दोनों को रिप्रेजेंट करने को हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ट्रैवर्सिंग दो तरीके का होता है, क्लोज ट्रैवर्सिंग और ओपन ट्रैवर्सिंग। क्लोज का मतलब ये नहीं कि आपका ट्रैवर्स क्लोज होगा, क्लोज का मतलब ये होता है कि आपका स्टार्टिंग स्टेशन और एंड स्टेशन दोनों स्टेशंस के लोकेशन नोन होंगे, ऑलरेडी मालूम होगा।
ओपन का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग स्टेशन का लोकेशन तो पता होगा, लेकिन इंड जहां हम करेंगे उसकी लोकेशन अननोन होगी, वो हम कहीं पे छोड़ सकते हैं, तो वो हो गया ओपन। क्लोज ट्रैवर्स में दो तरीके का हो सकता है, या तो क्लोज लूप बन सकता है या आपका खुला रह सकता है। अगर क्लोज्ड हो गया तो उसको बोलते हैं लूप ट्रैवर्स, और अगर खुला रह गया तो उसको लिंक ट्रैवर्स। तो क्लोज के अंदर दो हो सकता है, लूप और लिंक, और ओपन वाला तो ओपन है ही। तो दो तरह के हमारे पास ये ट्रैवर्सिंग हो गए। तो शॉर्ट में लिखिएगा इस चीज को। ट्रैवर्सिंग में, ट्रैवर्सिंग का मतलब फिर से लिख लीजिएगा, ट्रैवर्सिंग का मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डायरेक्शन, it is the process of measuring length and direction, process of measuring length and direction, process of measuring length and direction of survey line, of survey line, survey line या उसी को traverse line कह लें, survey line या traverse line, of traverse line, of traverse line in the field, of traverse line in the field, in the field, in the field। ट्रैवर्सिंग दो तरह का होता है, ट्रैवर्स आर ऑफ टू टाइप्स, जानकारी है हम इस बात की, क्लोज और ओपन। क्लोज के अंदर भी दो होते हैं, लूप और लिंक, तो ये इंफॉर्मेशन पता है, सिर्फ क्लोज और ओपन लिख करके छोड़ देते हैं कि ट्रैवर्स दो तरह का होता है, क्लोज्ड और ओपन। लिख दीजिएगा डिस्कस इन कंपास, पूरा इसको कंपास में डिस्कस किया गया है। कॉपी अगर कभी पलट के यहाँ आ जाए तो पता रहेगा कि कंपास में इसकी पूरी डिस्कशन की गई है, अगर भूल गए तो वहां से जाके हम देख सकते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है कंपास में डिस्कस की गई है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। सुनना ध्यान से, जो आपका ये ट्रैवर्सिंग में लीनियर मेजरमेंट है, दो तरह का मेजरमेंट करना है, कौन कौन सा, एंगुलर और लीनियर। जो लीनियर मेजरमेंट करना है उस लीनियर मेजरमेंट को आप इनके मदद से कर सकते हैं, चेन और टेप की मदद कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है टेक्योमीटर, इसकी मदद से भी कर सकते हैं, और ईडीएम है, इसके हेल्प से भी की जाती है। जो ईडीएम वाला है इसके हेल्प से जो की जाती है, ईडीएम का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ये, इसकी हेल्प से की जाती है लीनियर मेजरमेंट की कैलकुलेशन। इसका पूरा वर्किंग फंक्शन जो है, ये एसएससी जेई का बैच है, यहाँ नहीं कहना है कि इसका पूरा वर्किंग फंक्शन बीपीएससी वालों को पढ़ना है। तो बीपीएससी वाले बैच में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे पूरा ईडीएम का वर्किंग फेनोमेना देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। यहाँ बस नाम लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिएगा लीनियर मेजरमेंट को तीन तरीका है करने का, कौन कौन सा, चेन और टेप, टेक्योमीटर और ईडीएम, तीन तरीका से कर सकते हैं। आपसे डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बनता है, इसके लिए लिखा है कि ईडीएम जो है वो लीनियर मेजरमेंट करके देगा। लीनियर मेजरमेंट अगर हमें करना हो तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। चेन और टेप, टेक्योमीटर, ईडीएम। नाम ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में, जैसे कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है, कौन सा इनकरेक्ट मैच कर रहा है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको मैच कराना पड़ेगा कि इससे हम इस चीज को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग अपने एंगुलर मेजरमेंट पे। एंगुलर मेजरमेंट पे ये इंपॉर्टेंट था, यही हमें पढ़ना है। एंगुलर मेजरमेंट में थियोडोलाइट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में एंगल का मेजरमेंट हमने कंपास से किया था। अब हम किसके सहारे करेंगे ये सारा, थियोडोलाइट से करेंगे।
ठीक है। थियोडोलाइट से जब आप करोगे तो थियोडोलाइट में 4 तरीके होते हैं। देयर आर 4 मेथड्स टू मेजर द एंगुलर मेजरमेंट। क्या क्या? तो पहला हमारा होता है लूज या फ्री नीडल मेथड। लूज या फ्री नीडल मेथड, लूज या फ्री नीडल मेथड। ये डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे क्या है लूज और फ्री नीडल मेथड। अगला है आपका फास्ट नीडल मेथड। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंक्लूडेड, इंक्लूडेड एंगल की मदद से। और अगला है डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल की मदद से। तो 4 तरीके का हमारे पास मेथड है, लूज फ्री नीडल, फास्ट नीडल, एंगल ऑफ इंक्लूडेड मेथड, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये सब ज्योमेट्री का खेल है, इसमें थियोडोलाइट का कोई रोल नहीं है, सब ज्योमेट्री का खेल है। तो आपका मैथमेटिक्स अगर अच्छा है, ज्योमेट्री अच्छा है, इन सारे मेथड्स पे आप एकदम आराम से रोटेट करेंगे, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट्स है उसका कोई योगदान नहीं है, सारा योगदान मैथमेटिक्स का है, ठीक है। मैथमेटिकली सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका काम बस इतना ही है कि उस पोजीशन पे सेट करना और वो मेजर करना है, बाकी सब मैथमेटिक्स कराएगा। कैसे, अभी हम लोग बात करते हैं, लिखेंगे इस चीज को। लिखिएगा एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर measurement is done with the help of theodolite. Angular measurement is done with the help of theodolite. Angular measurement is done with the help of theodolite. Angular measurement is done with the help of theodolite. With the help of theodolite. बाई फॉलोइंग वेज, ये 4 तरीके हैं। एक जगह लिस्टिंग कर लीजिए, अभी फटाफट चारों डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 तरीका है हमारे पास थियोडोलाइट के सहायता से एंगुलर मेजरमेंट को कैलकुलेट करना। लूज फ्री नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। इसमें डायरेक्ट लगा लेना, मेथड ऑफ डायरेक्ट डिफ्लेक्शन एंगल इसको बोलते हैं। डायरेक्ट लगा लीजिएगा यहाँ बीच में, मेथड ऑफ डायरेक्ट डिफ्लेक्शन एंगल, मेथड ऑफ डायरेक्ट डिफ्लेक्शन एंगल। 4 मेथड है। अब क्या है ये लूज फ्री नीडल मेथड, ट्रेवर्सिंग, फास्ट, इसको बात करते हैं जरा। चलिए आइए समझते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा आप पहला, फर्स्ट लूज या फ्री नीडल मेथड। हेडिंग दे दीजिएगा पहला, लूज या फ्री नीडल मेथड, लूज या फ्री नीडल मेथड, लूज या फ्री नीडल मेथड। चलिए आइए देखते हैं। इधर देखिएगा, लिखना नहीं है, समझिएगा। मान लीजिए कि ये लाइन है एक, ठीक है, ये एक लाइन है। अब इस लाइन की हमें बियरिंग रिपोर्ट करनी है कि इसकी बियरिंग कितनी है, और ट्रेवर्स को हमें आगे लेकर के चलना है, आगे बढ़ाना है। तो हम कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस समझते हैं क्या प्रोसेस है। आपको पता है बियरिंग जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए होता है। बियरिंग हम जब भी मेजर करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस एक्सिस। जो रेफरेंस एक्सिस चाहिए उसी को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। वो मेरिडियन टोटल 4 तरीके का हो सकता है। ट्रू मेरिडियन हो सकता है, मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकता है, ग्रिड मेरिडियन हो सकता है, और आर्बिट्ररी हो सकता है। इन जनरल हम हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन को कंसिडर करके चलते हैं। कारण क्योंकि वो इजीली
एस्टैब्लिश्ड हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर इजीली उसको एस्टैब्लिश्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन को ऑल द टाइम लेकर के चलते हैं। अब मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन को एस्टैब्लिश्ड आप इजीली नहीं कर पाइएगा। ट्रू में ये कॉन्सेप्ट लिखवाया था आपको कि ट्रू मेरिडियन एस्टैब्लिश्ड कैसे होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से। आप एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्वेशन करके ट्रू मेरिडियन को लोकेट करेंगे। तो ट्रू मेरिडियन को एस्टैब्लिश्ड करने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमें स्पेस में जाकर के देखना पड़ता है कि नॉर्थ से साउथ तक की ये लाइन इस पॉइंट पर किस किस जगह से होकर के गुजरेगी, कैसे गुजरेगी। तो स्पेस ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का अगर एस्टैब्लिश्ड करना है किसी पॉइंट पर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कैसे होगा वो? तो वो कैसे होगा, कंपास से। आप फ्री निडल, आप कंपास में फ्री निडल को सस्पेंड करा दीजिए और निडल का डायरेक्शन जो भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। यही तरीका था। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश करना किसी पॉइंट पर बहुत आसान होता है। तो हम मैग्नेटिक कंपास की सहायता से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट पर, ये जो हमारा पॉइंट है, इस स्टेशन पे हमें मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश करनी थी, क्योंकि वही हम कर पाएंगे, वही हमारे लिए इजीएस्ट होगा। तो हमने एक नीडल लिया, मैग्नेटिक कंपास लिया और उसमें नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को रीड कर लिया कि कैसा है, जैसा है वो खींच दिए। तो यहाँ पे हमने खींच दिया, ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन किसके सहायता से की गई, मैग्नेटिक कंपास के सहायता से। ठीक है, हो गया। अब ये एंगल मेजर करना है, तो थियोडोलाइट लगाएंगे और इस एंगल को मेजर कर लेंगे और उसी थियोडोलाइट की मदद से हम ये ट्रैवर्सिंग करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अब ये ट्रैवर्सिंग में आप अलाइनमेंट तो मिला लोगे, लेकिन मेजरमेंट करना होगा अगर इस डिस्टेंस का, तो ये डिस्टेंस मेजर होगा या तो चेन से, या तो टेप से, या तो टेक्योमीटर से, या तो ईडीएम से। तो डिस्टेंस ये मेजर उन तीनों में से किसी एक इक्विपमेंट से होगा। आप पहुंच गए यहाँ पे ट्रैवर्सिंग में। अब आपको यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ना है। तो आगे की तरफ बढ़ना है, अब आगे की तरफ बढ़ना है तो डायरेक्शन एंगल किधर जाना है वो फिर डिसाइड कैसे होगा। तो यहाँ पे फिर से आपको बियरिंग दिखाना पड़ेगा। अब फिर बियरिंग दिखाना है तो इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। कैसे, फिर से आपको कंपास लाइए, उस कंपास को यहाँ पे पुटअप करके मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ यानी मैग्नेटिक बियरिंग के मेरिडियंस को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक नॉर्थ लिख दिए, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब इस मेरिडियन से हमें मान लीजिए कि ट्रैवर्स हमारा डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो फिर से हम ये वाला एंगल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। यहां पहुंच गए, आगे चलिएगा, फिर आगे नेक्स्ट। मान लीजिए कि यहां से फिर हमें कहीं और आगे की तरफ ट्रैवर्सिंग करके जानी हो। सपोज दैट कि हमें यहां से इधर की तरफ जाना है, इधर आना है। तो अब इस एंगल का बियरिंग चेक करना है। तो फिर वही प्रोसेस सेम कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश करना है। मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश करने के लिए फिर क्या करेंगे, कंपास लगाएंगे। तो फिर कंपास लगाया और यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश किया और फिर थियोडोलाइट की हेल्प से हम इसका बियरिंग कैलकुलेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ट्रैवर्सिंग के दौरान जितने स्टेशन मिल रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टेशन पर आपको कंपास की सहायता से मेरिडियन को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। तो अगर हर एक स्टेशन पर, सुनना ध्यान से, अगर हर एक स्टेशन पे हमें मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश करना पड़े तो ऐसे मेथड को बोलते हैं लूज या फ्री नीडल मेथड। कौन सा मेथड, ऐसा जिसमें हर एक स्टेशन पर क्या करना पड़े, मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश करना पड़े। अगर हम हर स्टेशन पे मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो इस मेथड का नाम क्या हो जाएगा, लूज या फ्री नीडल मेथड। तो इसको बोलते हैं लूज और फ्री नीडल मेथड। सर क्या ये पॉसिबल है कि ये ना करना पड़े,
बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक जगह केवल आप कर दीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन का एस्टेब्लिशमेंट, इसी की मदद से हम सब एंगल निकाल लेंगे। हमको यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। इट इज पॉसिबल। जैसे ही ऐसा होगा तो मेथड का नाम बदल जाएगा। तो वैसा मेथड जिसमें हर एक स्टेशन पे हमको मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश नहीं करना पड़े, वो मेथड लूज फ्री नीडल कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, क्योंकि लूज फ्री नीडल मेथड में क्या हम करते हैं, हर एक स्टेशन पर क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। ये टाइम टेकिंग मेथड होता है, टाइम टेकिंग मेथड होता है पहला। दूसरा इंफॉर्मेशन, इस मेथड में जो एरर आने की पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा होता है। क्यों? जब भी आप मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश करोगे आपने मैग्नेटिक कंपास से, हो सकता है कि उस मैग्नेटिक कंपास में वहां पे लोकल अट्रैक्शन हो गया हो, या आपका जो नीडल है सस्पेंड करा के नीडल की जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो आसपास के किसी चीजों से डिफ्लेक्ट हो गया हो, तो क्या वो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो अगर आपने 4 स्टेशन पर एस्टेब्लिश किया है तो चारों जगह संभावनाएं हैं ना एरर होने की, लेकिन कोई ऐसा हम तरकीब निकाल लें कि हमको 4 जगह ना करना पड़े, हम एक ही जगह पे ये लिखें और इसी से सब कैलकुलेट कर लें, तो उसमें फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एक तो टाइम सेव हो जाएगा कि हर जगह हमको एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर एरर हुआ तो एक ही बार ना हुआ होगा, जो एरर हुआ होगा यही हुआ होगा, बाकी सारा वैल्यू तो इसी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। अगर हमको पता भी चल गया लास्ट में कि भैया यहाँ एरर था, तो हम एक एरर सही करेंगे तो हर जगह क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा मेथड जिसमें एक ही मेरिडियन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, और बाकी सारे स्टेशन का बियरिंग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया जाए, तो वैसे मेथड को बोलते हैं फास्ट नीडल मेथड। तो एक आपका हो गया फ्री नीडल मेथड या लूज नीडल मेथड, और दूसरा कौन सा हो गया, फास्ट नीडल मेथड। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, एक एक करके देखते हैं। हाँ, डायरेक्शन उसी से रिप्रेजेंट करोगे ना। मैग्नेटिक नीडल की बात कर रहा हूं, सस्पेंडेड करके आप निकालते हैं ना मैग्नेटिक, नहीं मैग्नेटिक नीडल की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक नीडल की बात कर रहा हूं। जो फ्रीली सस्पेंडेड बार है, मैग्नेट बार है, उस नीडल से आप रिप्रेजेंट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। फ्री नीडल मेथड किसको बोलते हैं? ऐसा मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग कि जिसमें, ये मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग है जिसमें मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा किस स्टेशन पर, एट ईच। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन स्टेबलिश्ड हो कहां पे हो, ईच ट्रैवर्स स्टेशन, हर एक ट्रैवर्स स्टेशन पे उसको लिखना पड़े। एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज मेजर्ड विद द रेफरेंस ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमको अगर हर एक स्टेशन पर, ईच ट्रैवर्स स्टेशन, सारे ट्रैवर्स स्टेशन पे अगर हमको मैग्नेटिक मेरिडियन रिप्रेजेंट करना पड़े, तो इस मेथड को हम क्या बोल देंगे, लूज या फ्री नीडल मेथड। डायरेक्ट सवाल आया है ऑब्जेक्टिव में कि लूज फ्री नीडल मेथड क्या है, या आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि विच टाइप ऑफ ट्रैवर्सिंग इज दिस, ये कौन सा है। ऑप्शन में यही चारों का नाम दे देता है, लूज, फ्री, एंगल ऑफ इंक्लूडेड दे देगा कि पता करके बताइए कि कौन सा ही मेथड है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर हर एक स्टेशन पे आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, लूज या फ्री नीडल मेथड। लिखेंगे इस लाइन को, इस पॉइंट को लिखेगा, इन दिस मेथड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दिस मेथड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, in this method direction of magnetic meridian is established, direction of magnetic meridian is established, direction of magnetic meridian is established at each traverse station, at each traverse station,
at each traverse station, and the direction of the line is measured, and the direction of the line is measured, and the direction of line is measured with reference to magnetic meridian, and direction of line is measured with reference of magnetic meridian, with reference of magnetic meridian, रेफरेंस ऑफ मैग्नेटिक में अंडरलाइन करेंगे ये एस्टेब्लिश्ड एट ईच ट्रैवर्स स्टेशन, ये की पॉइंट हो गया, ध्यान रखिएगा यही की पॉइंट है, इसी से ध्यान रखना है। एस्टेब्लिश्ड एट ईच ट्रैवर्स स्टेशन, आपके पूरे सवाल में हमको यही लाइन ढूंढना होगा, कहीं दिख गया कि ईच ट्रैवर्स स्टेशन, हर ट्रैवर्स स्टेशन, ऑल द ट्रैवर्स स्टेशन पे लगाया जा रहा है, तो पकड़ लेंगे हम कि ये मेथड कौन सा आ गया, लूज या फ्री नीडल मेथड। अब जैसे ही ये चीजें हो गई, थियोडोलाइट को मैग्नेटिक कंपास के साथ फिटेड करके हम उसके मैग्नेटिक बियरिंग को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ये चीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अ थियोडोलाइट फिटेड विथ मैग्नेटिक कंपास, अ थियोडोलाइट फिटेड विथ मैग्नेटिक कंपास, a theodolite fitted with magnetic compass, a theodolite fitted with magnetic compass is used in this case to measure the magnetic bearing, is used in this case to measure the magnetic bearing, is used in this case to measure the magnetic bearing, to measure the magnetic bearing, to measure the magnetic bearing। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाला मेथड है। एंगुलर मेजरमेंट करने के 4 मेथड है, चारों में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड है। तो लिखिएगा इसमें, इट इज टाइम टेकिंग मेथड अमॉन्ग ऑल द 4 मेथड, it is time taking method among all the 4 method, it is time taking method among all the 4 method, among all the 4 method, all the 4 method। इसके बावजूद इसमें एरर की भी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हर बार आपको नीडल की सहायता से मैग्नेटिक मेरिडियन को क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। तो जितनी बार बार को सस्पेंडेड करके आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और वो बार थोड़ा सा भी अगर डिफ्लेक्ट कर गया तो रीडिंग सही देगा, नहीं देगा। तो हर बार हमें मैग्नेटिक नीडल को, मैग्नेटिक बार को सस्पेंड करा करके हमें मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एस्टैब्लिश करना पड़ता है। जितनी बार करेंगे एरर होने का, गलती होने का चांस उतना ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा एररफुल मेथड भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अगला, इट इज लेस एक्यूरेसी among all, लेस एक्यूरेसी among all। बाकी जितने भी हैं चारों, उनमें से सबसे कम एक्यूरेसी इसकी होती है, यानी एरर सबसे ज्यादा होता है। अब अगला बात करते हैं, हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट। ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा, पूरा किचकिच कर दिए डायग्राम में जी। इस तरीके से डायग्राम बना दीजिएगा, पॉइंट्स लोकेट कर देंगे। ये हमारा एक स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश किया, ये निकाला θ1, फिर यहाँ पे आ गए, मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश किया और निकाला एंगल हमने यहाँ पे θ2। तो यहाँ भी हमने मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश्ड किया, मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश्ड, और यहाँ भी मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश्ड किए। तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां एस्टैब्लिश्ड करेंगे, हर एक स्टेशन पे हमें मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश्ड करना होगा। अगर हम किसी इस पॉइंट पे आ गए
तो हमको यहाँ भी मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश करना होगा। तो हर एक जगह एस्टैब्लिश हो रहा है, हर एक स्टेशन पे एस्टैब्लिश हो रहा है। चलिए अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट मेथड। हेडिंग दीजिएगा अगला, फास्ट नीडल मेथड। फास्ट नीडल मेथड, ये फ्री या लूज नीडल मेथड था, फ्री बोल ले या लूज नीडल मेथड बोल ले। अगला है फास्ट नीडल मेथड। अब फास्ट नीडल मेथड में क्या होगा? फास्ट नीडल मेथड में हम ये जो एस्टैब्लिश्ड कर रहे हैं मेरिडियन को, उस एस्टैब्लिश्ड पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग स्टेशन पे लिखेंगे। यानी जो पहला इनिशियल स्टेशन है हमारे पूरे ट्रैवर्सिंग का, उस इनिशियल स्टेशन पे केवल हम क्या करेंगे? एस्टैब्लिश्ड करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन को। बाकी आगे की कहानी जितनी भी होगी एंगल का, उसकी सहायता से ही कैलकुलेट की जाएगी, उसी के हेल्प से की जाएगी। कैसे होगा वो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसी पिक्चर में। मैं अब इस पिक्चर को मॉडिफाइड कर रहा हूं फॉर फास्ट नीडल मेथड के लिए। तो फास्ट नीडल मेथड के लिए इस पिक्चर को मॉडिफाइड कर रहा हूं। हमने क्या किया, एक जगह पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एक जगह रिप्रेजेंट कर दिया किसको? मैग्नेटिक मेरिडियन को। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को एक जगह रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारी स्टेशन है, यहीं पे रिप्रेजेंटेड है। अब अगले जगह पे हमको मैग्नेटिक मेरिडियन रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है, हम इसी की मदद से कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली। इसी की सहायता से मैं कैलकुलेट करूंगा। कैसे? देखिएगा, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना। क्या है कि इसमें हमने क्या किया कि इस लाइन को, जिस लाइन के ट्रेवर्सिंग करके आप यहां पहुंचे हैं, इस लाइन को हम डॉटेडली आगे बढ़ा देते हैं। इस लाइन को डॉटेडली आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम डॉटेडली आगे बढ़ा दिए, हम जानते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप बदलता है क्या? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने क्या किया, इस लाइन को आगे डॉटेडली बढ़ा दिया, और डॉटेडली बढ़ा करके जिस एंगल पर ये मेजरमेंट करी थी मैंने, उसी एंगल पर एक एक्सिस खींच देते हैं। तो जिस एंगल पर इस मेरिडियन से स्टार्टअप किया था, इसी एंगल पे यहाँ एक लाइन खींच दिया। तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा। तो हमने बिना कंपास के, बिना मैग्नेटिक बार के, बिना फ्रीली सस्पेंडेड कराए हुए, बिना मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश किए हुए ये एंगल लिख लिया। बट हमको ये एंगल नहीं चाहिए था, हमको तो चाहिए था ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो हम इस लाइन को डॉटेडली आगे बढ़ाए हैं, तो वहां से ये वाला एंगल थियोडोलाइट की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे, और पिछले वाले एंगल में इस एंगल को क्या कर दें? ऐड कर देंगे, तो नहीं मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अब यहाँ पे बार बार सस्पेंडेड नहीं करना पड़ा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश करने में जो एरर आ रहा था, उस एरर को हम अवॉइड कर दिए। अब जो भी एरर आया होगा वो तो यही ना आया होगा, यहां तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहां तो सारी चीजें मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट किया है। तो केवल एरर यहीं पे आया होगा, जो भी आया होगा, यहां कोई एरर नहीं है। पहला। दूसरा, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, बार बार आपको एस्टैब्लिश नहीं करनी पड़ेगी। आप थियोडोलाइट सीधा लगाइएगा, एंगल मेजर करिए, पहले वाले एंगल में ऐड कीजिए, आपको पूरा एंगल मिल जाएगा। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? फास्ट नीडल मेथड। ये हो गया आपका फास्ट नीडल मेथड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जगह एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो ऐसा मेथड जिसमें सिर्फ एक जगह एस्टेब्लिशमेंट हो, उसको हम कैसा बोलते हैं? फास्ट नीडल मेथड। तो ये है आपका फास्ट नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड। इस मेथड में, इस मेथड के अंदर मैग्नेटिक मेरिडियन जो आपकी होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एस्टैब्लिश्ड होती है कहां पे? ओनली एट स्टार्टिंग स्टेशन। सिर्फ कहां होता है? स्टार्टिंग स्टेशन पे। बाकी के मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो फर्स्ट लाइन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जो पहला लाइन का है उसी के हेल्प से सारा मेजर हो जाएगा। इसके अंदर लिखेंगे इस पॉइंट को, फास्ट नीडल मेथड हेडिंग दे दीजिएगा, फास्ट नीडल मेथड।
ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार आप एनालाइज कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्सेप्चुअली है, कहानी के जैसा सुन लेना है। फास्ट न्यूटन मेथड लिखेंगे, इन दिस मेथड मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड, in this method magnetic meridian is established only at starting station. Magnetic meridian is established only at starting station. only at starting station अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स में डालेंगे only at starting station को। कीवर्ड है, वही आपका कीवर्ड्स है इस मेथड का, only at starting station। आगे लिखिएगा, एंड मैग्नेटिक बियरिंग एट फर्स्ट लाइन, एंड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन इज नोटेड, एंड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन इज नोटेड। पहले लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग बस नोट कर लिया, बाकी सब इसी की सहायता से हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ फर्स्ट लाइन इज नोटेड। तो फर्स्ट लाइन का आप नोट कर लिए, बाकी के जितने लाइन है वो कैसे होगा, तो पहले वाले के मदद से ही। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ रिमेनिंग लाइंस, जो रिमेनिंग ट्रेवर्स लाइन है, इस रिमेनिंग ट्रेवर्स लाइन का कैसे मेजर करेंगे, तो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लाइन, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन। तो लिखिएगा अगला कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ रिमेनिंग ट्रेवर्स लाइन, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ रिमेनिंग ट्रेवर्स लाइन इज मेजर्ड with the help of magnetic bearing of first line, with the help of magnetic bearing of first line। बाकी के जितने भी ट्रेवर्सिंग लाइन है उन सब का मैग्नेटिक बियरिंग निकालना हो तो पहले वाले की मदद से ही निकल के आ जाएगा। पहले वाले की मदद से ही निकल के आ जाएगा। मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ट्रेवर्स लाइन, रिमेनिंग ट्रेवर्स लाइन, जो बचे हुए जितने ट्रेवर्स लाइन है इनकी मैग्नेटिक बेयरिंग कहां से आएगी, पहले वाले की मदद से ही आ जाएगी। इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन, पहले वाले मदद से ही निकाल लिया। अब आगे देखिएगा, इसमें आप मैग्नेटिक मेरिडियन जो एस्टेब्लिश्ड किए हैं तो केवल एक स्टेशन पे किए हो, आप सिर्फ पहला वाला स्टेशन पे, बाकी के किसी स्टेशन पे हम एस्टेब्लिश किए नहीं किए। तो अगर एरर आना होगा जो भी, वो तो पहला वाला ही आएगा, बाकी कोई आएगा नहीं। अगर बाकी और में किसी में अगर एरर आना हो तो वो आपके थियोडोलाइट की वजह से जो एंगल मेजरमेंट हो रही है उस एंगल में अगर एरर आया थियोडोलाइट की वजह से तो एरर हो सकता है। अगर वो सही है तो कहीं फिर एरर नहीं आएगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक बियरिंग है ऑफ फर्स्ट लाइन, उसके पास एक्यूरेसी होती है किसके करस्पॉन्डिंग, कंपास, क्योंकि वहां पे आप मैग्नेटिक बियरिंग क्या करेंगे, नोट करेंगे। पहला बार मैग्नेटिक बियरिंग मेजर करोगे ना, तो मैग्नेटिक बियरिंग मेजर किसके सहायता से करेंगे, वहां पहला बार कंपास। तो पहला लाइन पर एक्यूरेसी किससे चेक होगा, कंपास की एक्यूरेसी से, क्योंकि आप तो वहां लगा हो कंपास। लेकिन बाकी के जो मैग्नेटिक बियरिंग है, बाकी के जो लाइंस का मैग्नेटिक बियरिंग है, उसका एक्यूरेसी अगर चेक करना होगा तो कहां चेक करना होगा, थियोडोलाइट को। इस मेथड में, पहले वाले मेथड में नहीं, क्योंकि पहले वाले मेथड में हर एक स्टेशन पे क्या हो रहा था, आप मैग्नेटिक बियरिंग आप मेजर कर रहे थे, हर एक स्टेशन पे आप मेजर कर रहे थे। यहाँ हर स्टेशन पे मेजर हम नहीं किया, यहाँ पे तो केवल एंगल निकाल रहे हैं। तो अगर पहला स्टेशन पे हमको एक्यूरेसी देखना है तो कंपास का देखना होगा, अब बाकी के जितने स्टेशन पे देखना होगा तो किससे देखना होगा, थियोडोलाइट से। स्टार लगाइएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। स्टार लगाइएगा इस स्टेटमेंट है। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन हैज द एक्यूरेसी ऑफ कंपास, कंपास के एक्यूरेसी की जैसा उसका एक्यूरेसी होगा। अगर कंपास ठीक है तो वो भी ठीक है, अगर कंपास गलत है तो वो भी गलत है। लेकिन बाकी के लाइन का जो एंगल है वो थियोडोलाइट पर डिपेंड कर रहा है। अगर थियोडोलाइट सही है तो वो भी सही है, लेकिन थियोडोलाइट गलत है तो वो पीछे वाला भी गलत है। तो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन हैज द एक्यूरेसी ऑफ कंपास and the magnetic bearing of remaining line has the accuracy of theodolite।
रट्टा नहीं मारिएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। फास्ट नीडल मेथड, फास्ट नीडल में एक ही जगह पे आप मेरिडियन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बाकी हर जगह कैलकुलेशन डायरेक्ट हो रहा है थियोडोलाइट की मदद से। तो पहला वाला पर एक्यूरेसी कंपास की जैसा और बाकी सब पे एक्यूरेसी थियोडोलाइट के जैसा। अगर थियोडोलाइट ठीक है तो सब ठीक है, थियोडोलाइट गलत है तो सब गलत है। कंपास सही है तो पहला वाला एंगल सही है, कंपास गलत है तो पहला वाला एंगल गलत है, क्योंकि पहले हमने मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट किया है। तो अब जरा बताइएगा, दो तरह के एरर हमारे सामने आए, एक थियोडोलाइट जो कि एंगल का मेजरमेंट कर रहा है और एक कंपास जो कि मैग्नेटिक बियरिंग मेजर कर रहा है। कंपास हम लोग पढ़ चुके हैं, थियोडोलाइट अभी हमको नहीं पता। कंपास हम पढ़ चुके हैं, थियोडोलाइट हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कंपास में मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्शन हो करके वो एंगल निकल के आता है। तो अगर हमने वहां पढ़ा है कंपास, तो आपको बताया था कि हाथ में घड़ी अगर हो तो उसकी वजह से भी कंपास का रीडिंग क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। लेकिन थियोडोलाइट में अगर हाथ में घड़ी हो तो थियोडोलाइट का डिफ्लेक्शन रीडिंग गलत नहीं होगा, क्योंकि वो केवल एंगल मेजर कर रहा है। लेकिन कंपास आपका मैग्नेट की वजह से अफेक्ट हो करके मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन की वजह से एंगल देता है, और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होना आम बात है। क्यों? क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में जहां तहां हर जगह ऐसी चीजें हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि चार्ज कहां नहीं है, एटम कहां नहीं है, जहां एटम है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कर दिया तो कंपास तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कंपास का एरर नेचुरल है, फ्रीक्वेंटली है, लेकिन थियोडोलाइट का एरर फ्रीक्वेंटली नहीं है। अगर थियोडोलाइट हमारा सही है, इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ नहीं है, और हमने टेक्निकली अगर सावधानी से मेजरमेंट लिया, तो चांसेस बहुत कम है इस बात का कि थियोडोलाइट का रिजल्ट जो है वो एररफुल आ जाए, गड़बड़ आ जाए। तो विथ कंपैरिजन ऑन द बोथ द इंस्ट्रूमेंट कंपास एंड थियोडोलाइट, हमने ये कंक्लूजन लाइन निकाला कि कंपास का एरर फ्रीक्वेंटली होता है, ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द थियोडोलाइट। तो पहला वाला मेथड यानी लूज फ्री नीडल मेथड में आप हर जगह कंपास लगा रहे थे मैग्नेटिक बियरिंग को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इस वाले में कंपास कहां लगाया, केवल फर्स्ट वाला पे, बाकी हर जगह क्या लगाए, थियोडोलाइट लगाए। तो इस मेथड की एक्यूरेसी, इस मेथड में एरर पहले वाले मेथड से क्या होगा, कम होगा। तो इस मेथड का एरर इन दिस मेथड मोर एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट होगा किससे, लूज नीडल मेथड से। तो वो टाइम टेकिंग भी था, समय भी लेता था, और रिजल्ट भी सही नहीं देता था, इसीलिए इस मेथड को इन्वेंट किया गया और इसको नाम दिया गया फास्ट नीडल मेथड, कि तेजी से काम करेगा ये। नोट में डालिएगा इस पॉइंट को, नोट में डालेंगे, दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन लूज नीडल मेथड, दिस मेथड इज more accurate than loose needle method. This method is more accurate than loose needle method. अब मतलब समझना है, खाली छापना नहीं, लिखना नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी याद नहीं रखना है। एक बार कहानी, राम कहानी ये डिस्कस हो गया, अब कभी भी ये बात आएगी तो दिमाग में घूमना चाहिए बातें, ये लिखी लिखी वही चीजें नहीं, ठीक है। जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो चीजें दिमाग में आना चाहिए। अब कहीं आपको दिखा कि लूज फ्री नीडल मेथड है, लूज नीडल मेथड कह ले या उसी को फ्री नीडल मेथड कह लो, अगर कहीं आपने पढ़ा देखा तो दिमाग में आनी चाहिए बातें कि लूज मेडल है, हर जगह लगाना पड़ेगा, हर जगह लगाना पड़ेगा, यानी मेरिडियन को हर जगह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अभी नहीं कि एकदम ब्लैंक हो गया दिमाग कि क्या ही था, अब चलो पढ़ने जाते हैं, तो फिर पढ़ने आए, और जब दिमाग से निकल जाएगा और पढ़ने आइएगा तो इंग्लिश माशाअल्लाह है, तो जब आइएगा पढ़ने, अब मुकेश पढ़ने जाएगा इसको, तो अब पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, नहीं। तो इसलिए अभी कन्वर्सेशन के थ्रू ही बातें क्लियर कर लो, इसके ऊपर नहीं जाना है। जैसे ही नाम आएगा किसका, फास्ट नीडल मेथड, तो हम क्या समझेंगे, ये मत देखना इधर कुछ भी। फास्ट नीडल मेथड में क्या होता है, हर जगह हमको क्या लगाना पड़ता है, एस्टेब्लिश करना पड़ता है, नहीं,
हर जगह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना, नहीं। कितना जगह करना होगा? 2 जगह कम से कम करना होगा। 1 जगह लास्ट में, कहाँ? फर्स्ट में। तो 1 जगह करना है, तो एक ही जगह। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज एक ही जगह करना है, और एक ऐसा मेथड जिसमें बार बार करना है, तो समय किस में लगेगा? बार बार करने में गलती होने के चांस कहाँ रहेगी? एक बार एग्जाम दे के निकल गया तो निकल गया, हर बार निकाल लोगे क्या? हाँ, एक बार आप अपना पूरा जोश एनर्जी लगा के पढ़ लिए, निकल गया। थोड़ी ऐसा है कि हर साल निकलता ही रहेगा। इस साल अगर किसी का प्री हुआ, जोश जुनून से पढ़ा, तो अगले साल मेंस हो जाएगा, और नहीं पढ़ा तो वो अगले साल प्रियो नहीं होता है। ठीक है, और यहीं पे आके बोल के गई थी ना, वो स्मिता बोल के गई थी ना यहीं पे, पहली बार प्री निकला, दूसरा बार प्री भी नहीं निकला, तीसरा बार भी नहीं निकला, चौथे अटेम्प्ट में प्री मेंस दोनों फाइनल हुआ। तो ध्यान रखिएगा, केवल मेथड के नाम से हमें पूरी राम कहानी ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। डायग्राम इसके लिए बनाएंगे। ये कहाँ गया डायग्राम? इसका भी बनाया था। ये कैसे रिप्रेजेंट किया? केवल एक जगह रिप्रेजेंटेशन की है यहाँ पे, और यहाँ क्या किया? इसको डॉटेडली आगे बढ़ाया, कैलकुलेट कर लिया इसको। डायग्राम बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला मेथड कौन सा? एंगल ऑफ इंक्लूडेड। आगे आते हैं, ये फास्ट हो गया। अगला इस पे आते हैं, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल। हेडिंग दीजिएगा अगला, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, और स्टार लगा लीजिएगा। ट्रैवर्सिंग के दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड यही है, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल। इसीलिए इंक्लूडेड एंगल पर पीछे में हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था। कंपास के अंदर इंक्लूडेड एंगल पे ज्यादा फोकस इसीलिए किया था क्योंकि ट्रैवर्सिंग में भी सबसे ज्यादा ये यूज होता है। तो पहला स्टेटमेंट लिखिएगा, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। डायरेक्ट सवाल आपको दिया जाएगा, 4 मेथड दे देगा और पूछेगा कि ट्रैवर्सिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा है? यही मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो लिखेंगे इस बात को, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग। इट इज द मोस्ट कॉमनली मेथड यूज्ड इन ट्रैवर्सिंग। अब होता क्या है इसको समझते हैं। तो हम इंक्लूडेड एंगल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, सारे बियरिंग को कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट वही उठ करके आ गया कंपास वाला। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, मान लीजिए कि ये आपका ट्रैवर्सिंग है, ये हमारी ट्रैवर्सिंग है, ठीक है, ये हमारी ट्रैवर्सिंग है, ये स्टेशंस हो गए हमारे, तो ये हमारे स्टेशंस हो गए, ठीक है, ये स्टेशंस हो गए। हमने क्या करा कि एक बार एक जगह पे मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश किया, एक बार, ओनली वन टाइम। और अब इसके अंदर हम ये जितने देखिएगा, अभी इसके बाद मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल,
मेथड ऑफ डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, ये जो दोनों है इट इज अ टाइप ऑफ फास्ट नीडल मेथड। ये फास्ट नीडल मेथड के ही टाइप है, बशर्ते इसमें डिफरेंस क्या है कि तरीका बदल जाएगा कैलकुलेट करने का एंगल का। पहले वाले में हम कैसे निकाल रहे थे, डॉटेडली बढ़ा दिया आगे और उस एंगल के रेफरेंस पे दूसरा वाला एंगल निकालते थे। इसमें तरीका बदल जाएगा। क्या तरीका है इसमें कैलकुलेट करने का? पहले वाले में हमने इसको डॉटेडली आगे बढ़ाया था और फिर डॉटेडली आगे बढ़ा करके इस लाइन को यहाँ खींचा इसी एंगल पे और फिर ये वाली एंगल मेजर की और पूरा हमने एंगल मेजर कर लिया। यही तरीका था। इस तरीका से हमने मेजरमेंट लिया कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पहुंचने के बाद हमने इस डायरेक्शन में जाने के लिए ये तरीका अपनाया कि यहाँ से कितना एंगल घूमना है। इस मेथड में, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल में हम कैसे पहुंचेंगे, तो हम यहाँ पे हैं ए पॉइंट पर, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ए पॉइंट से स्टार्टअप किया, एक बार यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन सेट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अब हमको इधर सी की तरफ आना है, ये बी है। कैसे पता चलेगा कि हमको कितना एंगल आना है, कैसे पता चलेगा? तो अगर ये फास्ट नीडल मेथड होता, अगर ये लूज मेथड होता, लूज नीडल मेथड होता, तो लूज वाले में हम क्या करते, फिर से लगाते यहाँ पर फ्रीली सस्पेंडेड लगा करके पहले मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश करते, फिर एंगल मेजर करते और तब आगे बढ़ते। अगर फास्ट होता तो कैसे करते, डॉटेडली आगे बढ़ाते और उसके वाले एंगल की मदद से कैलकुलेट कर लेते। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा हम यहाँ पे पहले इसका बैक बेयरिंग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, बैक बेयरिंग। तो ये वाला एंगल अपने को 4 बेयरिंग पता है, तो इसका बैक बेयरिंग मेजर हो जाएगा। और यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करेंगे। इंक्लूडेड एंगल अब कौन सा होगा, तो यहाँ इंक्लूडेड एंगल देखते हैं जरा, देखिएगा इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा। इंक्लूडेड एंगल का कॉन्सेप्ट पता है ना, इंक्लूडेड एंगल का कॉन्सेप्ट पता है आपको। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, किस डायरेक्शन में, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉक, और प्रीसीडिंग से फॉरवर्डिंग। तो प्रीसीडिंग ये वाला लाइन, फॉरवर्डिंग ये वाला लाइन, और कैसा डायरेक्शन, क्लॉक, तो क्लॉकवाइज। तो ये वाली एंगल होगी अपने पास, ये वाली एंगल होगी। तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन से इंक्लूडेड एंगल के डायरेक्शन में हमको मूव कर जाना है। तो ये एंगल हमें बताएगा कि किधर की तरफ हमें ट्रैवर्सिंग में मूव ऑन करना है। तो विद द हेल्प ऑफ इंक्लूडेड एंगल हम ये कैलकुलेशन पूरा करते हैं। यानी ये ट्रैवर्सिंग सॉल्व हुआ कैसे, इंक्लूडेड एंगल की सहायता से। अब इंक्लूडेड एंगल का एक कॉन्सेप्ट हमें पता है, क्या पता है, तो इंक्लूडेड एंगल का एक कॉन्सेप्ट पता है कि इस ज्योमेट्री का इंक्लूडेड एंगल का सम, इस ज्योमेट्री के इंक्लूडेड एंगल का सम ये बराबर होता है किसके, इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम अपने कैलकुलेशन पर्पस में केवल इंक्लूडेड एंगल की सहायता लेंगे और उसी की सहायता से इस ट्रैवर्स की सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे जो चाहे हम कैलकुलेट करना। तो पिछले वाले में हमने डॉटेडली आगे बढ़ाया था, इसमें हमने क्या निकाला, इंक्लूडेड एंगल निकाला, यही डिफरेंस है। लेकिन अब अगर बात करेंगे आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के एस्टेब्लिश्ड का, तो इसमें भी कितनी बार एस्टेब्लिश की गई, एक ही बार की गई। तो फास्ट नीडल मेथड में तो क्या किया गया था, एक ही बार किया गया था। इंक्लूडेड एंगल में भी कितनी बार हुई, एक ही बार हुई। अभी आगे डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, उसमें भी एक ही बार किया जाएगा, तो वहां भी एक ही बार होगा। तो इन तीनों ही मेथड में मैग्नेटिक मेरिडियन एक ही बार एस्टेब्लिश्ड होता है। तो फिर पता कैसे चलेगा सर कि तीनों में कौन कौन सा मेथड है, तो फिर उसमें हम एक एक चीज नोटेट करेंगे कि अगर डॉटेड लाइन बढ़ा करके निकाला गया तो कौन सा, फास्ट वाला। इंक्लूडेड एंगल की सहायता से निकाला गया तो कौन सा, इंक्लूडेड एंगल मेथड। और अगर एंगल का डिफ्लेक्शन कितना होगा, क्या होता है वो अगले मेथड में आता है। अगर डिफ्लेक्शन से निकलेगा तो कौन सा मेथड हो जाएगा, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड हो जाएगा। तो इन तीनों मेथड में एक ही बार एस्टेब्लिश्ड होगी। और अब मेजरमेंट और कैलकुलेशन के तरीकाओं पर कि किस विधि से, किस तरीका से आप एंगल निकाल रहे हैं ज्योमेट्री से, उसके बेस पर तीनों तीन मेथड हो गए। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये पूरा मेथड में खेल इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, इंस्ट्रूमेंट वही है, खेल किस चीज का है, मैथमेटिक्स का, कि आप ज्योमेट्री वाइज किस किस एंगल से उसको देख सकते हैं, कितने तरीकाओं से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जितने तरीकाओं से सॉल्व कर सकते हैं उतने मेथड्स को क्लासिफाई कर दिया गया है।
लिखेंगे इस चीज को इंक्लूडेड एंगल में। इंक्लूडेड एंगल में लिखेगा इस मोस्ट कॉमनली लिखेंगे इन दिस मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ इनिशियल लाइन इज मेजर्ड, इन दिस magnetic bearing of initial line is measured in the field, initial line is measured in the field with the help of included angle, with the help of included angle, with the help of included angle, with the help of included angle। और सारे बाकी सारे एंगल्स की मेजरमेंट बैक बियरिंग और फोर बियरिंग की मदद से कर लेंगे। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो काम करेगा, पीछे हम लोगों ने 2 बार लिख लिया है। क्या लिखा है कि सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू कितना 2n माइनस 4 इंटू 90। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान सुनना, एक चीज और ट्रैवर्सिंग का डायरेक्शन हमने पहले डिस्कस किया था कि ट्रैवर्सिंग का डायरेक्शन हम लोग कैसा प्रेफर्ड करते हैं, एंटी क्लॉक। किस लिए? क्योंकि जैसे आप एंटी क्लॉक लेंगे तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो जाएगा, इंटीरियर वाला। अभी डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कहाँ गया डायग्राम, यहाँ है। अभी देखिएगा आप ट्रैवर्सिंग किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्लॉक। तो जब ट्रैवर्सिंग क्लॉक में हुआ तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा आ गया, बाहर वाला आ गया, एक्सटीरियर वाला आ गया। और यही ट्रैवर्सिंग अगर इस डायरेक्शन में हुआ रहता, ऐसे हुआ रहता, तो आप जरा मेजर करिए, ये प्रीवियस लाइन, ये प्रीवियस लाइन, ये फॉरवर्ड लाइन, तो प्रीवियस से फॉरवर्ड पे आ गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इंक्लूडेड एंगल कैसा आ जाएगा, इंटीरियर वाला। तो ध्यान रखिएगा कि ये 2n माइनस 4 वाला जो रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, तो 2n माइनस 4 वाला रिजल्ट को यूज करने के लिए ट्रैवर्सिंग को कैसा करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये पहले लिखवा चुके हैं हम, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे इस चीज का कि ये तभी रिलेशन जो है आपका वर्क करेगा। लिखेंगे इसमें ये पॉइंट को, सम ऑफ द इंटरनल एंगल विल बी इक्वल टू द 2n माइनस 4 इंटू 90। हाँ, तो फिर प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर चल जाएगा, 2n प्लस 4 इंटू 90। सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90। सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला। अच्छा फिगर नहीं बनाए हो, फिगर बना लीजिए। इंक्लूडेड एंगल, सारा इंक्लूडेड एंगल मेजर किया जाएगा, ये सब इंक्लूडेड एंगल मेजर किया जाएगा। और आपका ट्रैवर्सिंग इंक्लूडेड एंगल ये वाला दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हम इसको प्रेफर्ड कैसा करेंगे, एंटी क्लॉक। हम एंटी क्लॉक लेकर के आएंगे, क्योंकि वो एंटी क्लॉक लेकर के आएंगे तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो जाएगा, इंटीरियर वाला हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेगा कि कौन सा मेथड है, दे देगा डायरेक्ट कि इसकी मेजरमेंट ऐसे की जा रही है, बताइए कौन सा मेथड है, या कौन सा बेस्ट है, या किसमें एरर कम है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा लैटिट्यूड डिपार्चर से, जो अब हम देखने जाएंगे आगे। हो गया? अरे लाइन खींचना है भाई, 4 को लाइन खींच लो जैसे ही। चलिए अगला आते हैं, मेथड ऑफ डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, इस पे आते हैं। ये इंक्लूडेड एंगल के जैसा ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। ये इंक्लूडेड एंगल का जैसा ही है,
ठीक है, सिमिलर टू द इंक्लूडेड एंगल। बस एक डिफरेंस है इसमें कि इसमें जो एंगल हम निकालते हैं वो पहले वाले लाइन को आगे खींच करके निकालते हैं, यानी फास्ट नीडल के जैसा, एकदम फास्ट नीडल के जैसा। जैसे यहीं पे डायग्राम में देख लीजिएगा, ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेशन है, इस स्टेशन से आपने ये एंगल ले लिया, यहां पहुंच गए। अब यहां से आप यहां की तरफ आ रहे हैं, तो ये एंगल कैसे आएगा, डॉटेड बढ़ा दिया, ये एंगल हमको मिला। यहां से हम कैसे जाएंगे, तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमने इधर डॉटेड बढ़ा दिया, ये एंगल अपने को मिला, ये एंगल अपने को मिला। तो डॉटेडली बढ़ाया प्रीवियस लाइन को खींचा और अगले लाइन की तरफ मूव ऑन कर गए, प्रीवियस लाइन को खींचा, अगले लाइन की तरफ मूव ऑन कर गए। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, और इस एंगल को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। ये जो अल्फा एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं इसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो आप देखो पहला वाला लाइन जिस डायरेक्शन में जा रहा था, जिस रास्ते जा रहा था, पहला वाला लाइन जिस रास्ते जा रहा था उस रास्ते आगे गया नहीं गया, क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया, तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। ये लाइन जिधर जा रहा था उधर नहीं गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो एंगल निकल के आता है इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। तो इसीलिए इस मेथड को बोल देते हैं डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ये इंक्लूडेड एंगल के जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इंक्लूडेड एंगल में हम पूरा निकालते थे, इसमें केवल डिफ्लेक्शन एंगल ही निकाल रहे हैं, बस इतना ही मेथड अंतर है, ठीक है। तो लिख लेंगे डिफ्लेक्शन एंगल, नाम ध्यान में रखिएगा। और इन चारों मेथड में सबसे ज्यादा यूज कौन सा करना है हमको, इंक्लूडेड एंगल, उसी पे सवाल रहता है, वही यूज होता है। बाकी सारे मेथड्स केवल इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप जान लीजिए कि हाँ ये मेथड भी होता है, यूज होगा हर बार इंक्लूडेड एंगल मेथड। हाँ, वहां मेरिडियन भी आपको निकालना पड़ता था। वहां पे सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ पे यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आए, इसी पिक्चर को कंपैरिजन करते हैं। अगर हम सेकंड मेथड में होते तो सेकंड मेथड में यहाँ पे एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती, इस लाइन को आगे बढ़ा के ये वाला भी एंगल मेजर करना पड़ता, फिर ये वाला मेजर करना पड़ता और फिर ये वाला मेजर करके हम बताते। ये था उस समय तक, लेकिन फिर इसके बाद ना इसकी जरूरत रही ना इसकी जरूरत रही, वी कैलकुलेट ऑन दिस एंगल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीजें हट गई, केवल यही चीज रहा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड और दिस। हो गया, बहुत स्लो लिखते हैं आप। ये नहीं बनाना है, ये है केवल डिफ्लेक्शन एंगल। हो गया। अरे लाइन खींचने में इतना देर लगाओगे आप, पूरा सर्वेइंग में चिचरी खींचना है खाली, ठीक है। मैं अपने भांजा को बुला के बैठाऊंगा, आपसे फास्ट चिचरी खींचेगा, वो खूब चिचरी खींचता है, ठीक है। आप एक लाइन बनाने में इतना देर करते हैं, उसको पेन धराइए तुरंत कंटूर बना देगा, पूरा कंटूर ड्रॉ कर देगा वो। हुआ, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे चारों मेथड ये कंप्लीट हो गए ट्रैवर्सिंग के। एक बार फटाफट डिस्कस कर लिया जाए, कितने मेथड ट्रैवर्सिंग के, चार। कौन कौन सा, लूज फ्री नीडल, फास्ट नीडल, एंगल ऑफ इंक्लूडेड, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो चार मेथड। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, इंक्लूडेड एंगल। सबसे बेस्ट मेथड है इंक्लूडेड एंगल, क्योंकि
हमारे पास उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 2n-4 इंटू 90। तो जहां भी हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करने का चांस मिलता है, हम उस मेथड को ज्यादा ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मैथमेटिकली डिराइव होकर के आया है, तो दिमाग में पता है कि कहां से आया, कैसा आया, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो मेथड है। अब आगे की कहानी सुनिएगा। जैसे ही आपका ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो गया, चाहे आपने कोई सा भी मेथड यूज किया हो, चारों में से आपने कोई सा भी मेथड यूज किया हो, जैसे ही आपकी ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो गई, आप उसके ऊपर चेक लगाएंगे। ये चेक क्या होता है? तो जैसे कंपास में आपने बियरिंग मेजर्ड करके नोट कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, तो उस बियरिंग की वैल्यू सही है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम वहां पे चेक लगाते थे। वहां चेक क्या लगाते थे कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के सम को जोड़ कर या घटा करके देखते थे, उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 180 आना चाहिए था। तो सिमिलरली उसी तरीके से यहां भी ट्रैवर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हमको एक चेक लगाना होगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ ट्रैवर्सिंग हमें चेक लगाना पड़ता है, और चेक लगा करके ये देखना पड़ता है कि जो एंगल हमने बताया है क्या वो सही है या गलत है। तो हम चेक लगाएंगे। चेक कैसे लगाएंगे, किस तरीके से चेक लगाएंगे, तो इसकी बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक चेक लगाना होगा। कैसा चेक लगता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ चेक की बात करते हैं। चेक अप्लाइड, तुरंत हम चेक लगाएंगे। चेक कब लगेगा, ट्रैवर्स, ये ट्रैवर्स जैसे ही कंप्लीट होगा हम चेक लगाते हैं। चेक मस्ट बी अप्लाइड, ठीक है, मस्ट बी अप्लाइड। कैसे लगेगा, तो आपने मेथड कौन सा ऑप्ट किया है, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल को हमने ऑप्ट किया है इसी के लिए, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल में ये भी हमारे पास एक सुविधा है। इंक्लूडेड एंगल से मेजरमेंट करने का ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम तुरंत चेक लगा के मेजर कर सकते हैं कि वो एंगल गलत है या सही है। तो चेक लगाया, ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटरनल ऑब्जर्व्ड एंगल इज इक्वल टू द 2n-4 इंटू 90, ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एरर हुआ है और उस एरर को हमें सही करना पड़ेगा। तो अगर ये नॉट इक्वल है, अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि क्या करना पड़ेगा, वहां पे कुछ ना कुछ एरर है। यहां एरर को एक टेक्निकल नाम दिया गया है, मिसक्लोजर, ठीक है। इस एरर को हम क्या बोलते हैं, मिसक्लोजर। तो इस एरर का टेक्निकल नाम है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ देता है डायरेक्ट, आपको एक ट्रैवर्स डायग्राम दे देगा और क्वेश्चन में पूछेगा कि मिसक्लोजर ऑफ दिस ट्रैवर्स इज, सीधा पूछेगा मिसक्लोजर ऑफ दिस ट्रैवर्स इज। अब वो मिसक्लोजर का मतलब होता है एंगल। अब पता नहीं है कि मिसक्लोजर का मतलब क्या है, तो कौन सी मिस है, आप ढूंढते रहिए उनको और कैसे सॉल्व होगा ये। तो टेक्निकल टर्म है, ध्यान रखिएगा कि इस एंगल को ही क्या कहते हैं, मिसक्लोजर। तो उस मिसक्लोजर को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर बराबर नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो फिर कितना है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। और वो हम निकालेंगे, निकालने के बाद उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये मिसक्लोजर कैलकुलेट होगा और इसको एडजस्ट कर देंगे। अब ये जो मिसक्लोजर निकलता है, इसको हमें चेक भी करना पड़ता है कि ये जो मिसक्लोजर आया, यानी जो एरर आया, वो परमिसिबल रेंज के अंदर है या परमिसिबल रेंज से बाहर है। अगर आपका मिसक्लोजर यानी एरर, मिसक्लोजर मतलब क्या, एरर किस में, लेंथ में, एंगल में। तो अगर आपका मिसक्लोजर परमिसिबल रेंज के अंदर है, तब तो आप उसको इक्वली डिवाइड करके एडजस्ट कर दीजिए हर जगह। लेकिन अगर आपका मिसक्लोजर परमिसिबल रेंज के बाहर चला गया, तो पूरा फील्ड वर्क आपको फिर से करना पड़ेगा। आप फिर से जाइए फील्ड में और पूरा सर्वे आपको फिर से करनी पड़ेगी। कब, अगर आपका मिसक्लोजर कहां चला जाए, परमिसिबल रेंज से बाहर चला जाए। अब ये होता क्या है परमिसिबल रेंज, तो परमिसिबल रेंज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। परमिसिबल रेंज इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन k इज इक्वल टू √n। इस फॉर्मूले से हम उस एरर को कैलकुलेट करते हैं, किसको, मिसक्लोजर को, उसका रेंज, ठीक है। यहां से हम एरर को कैलकुलेट करते हैं, उस मिसक्लोजर को। अगर ये मिसक्लोजर परमिसिबल रेंज के अंदर है, तब तो क्या होगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसको डिवाइड करके सब में इक्वली डिवाइड करके एडजस्टमेंट होगी। लेकिन अगर परमिसिबल रेंज से बाहर चल गया, तो
पूरा फील्ड वर्क फिर से करना पड़ेगा। तो परमिसिबल रेंज के अंदर है तो इसकी एडजस्टमेंट होगी, इसको सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा निकल के आ गया और परमिसिबल रेंज से बाहर चला गया, आउट ऑफ परमिसिबल रेंज, तो उस केस में होल फील्ड वर्क इज रिपीटेड। आपको पूरा ट्रैवर्सिंग जाकर के फील्ड में फिर से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मिसक्लोजर है वो कहां चला गया? परमिसिबल रेंज से बाहर चला गया। क्या होता है परमिसिबल? वो वैल्यू हम निकालते हैं ऐसे। इसको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक एग्जांपल से फटाक से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रैवर्सिंग हमने किया, ये हमारा ट्रैवर्सिंग है, ये ट्रैवर्सिंग है, ठीक है, ये ट्रैवर्सिंग है। अब इस ट्रैवर्सिंग का इंक्लूडेड एंगल हमने निकाला है फील्ड मेथड से, फील्ड मेथड से इंक्लूडेड एंगल निकाला है, ठीक है, फील्ड मेथड से इंक्लूडेड एंगल निकाला है। इस इंक्लूडेड एंगल की सम को निकालते हैं। तो ये हमारा एंगल है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और इसको क्या मान लें? साई मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एंगल है। इन सारे एंगल का सम यहां से निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साई, इन सारे एंगल का सम निकालते हैं। यहां से जो भी ये सम आएगा ये बराबर होना चाहिए किसके? 2n माइनस 4 इंटू में 90 में। अब यहाँ पे ये n क्या है? n, तो n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ साइड। अच्छा, यहाँ पे n को आप नंबर ऑफ एंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि बाबू आप समझते हैं जितना साइड होगा उतना ही एंगल होगा। आप देखो ना, साइड कितना है तो एंगल कितना है? 4। अगर ट्रायंगल होता तो साइड कितना तो एंगल कितना, तो जितना एंगल उतना साइड। तो ये एंगल वाला भाई बात ध्यान रखिएगा। पता है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लिटरेचर लैंग्वेज में लिखा रहता है कि ए बी सी डी ई एफ तक एक ट्रैवर्सिंग है जिसकी एंगल इतनी 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 है। अब वहां पे आप लाइन काउंट करने में जितना देर करोगे उतना में तो क्वेश्चन के अंदर एंगलवा दिया रहता है सबका, तो एंगलवे हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 को एंगल यानी 5 को साइड होगा। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स है फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एन को हम नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल भी कह सकते हैं। तो आप इसे पुट करिएगा, कितना साइड है कितना एंगल है? 4। पुट कीजिए जरा, कितना आएगा ये? 8 माइनस कितना? 4, कितना? 360। ये आया। चलिए अब इधर से निकालते हैं, इधर से निकालते हैं। मान लीजिए कि इधर से आप निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल सपोज दैट आ गया कितना? इस एंगल को हम ले लेते हैं, कितना ले लें? 90 ले लेते हैं। ये वाला एंगल को 120 ले लेते हैं। इस वाले एंगल को मान के चलिए कि 180 ले लेते हैं। और इस वाले एंगल को ले लेते हैं कितना? कुछ भी ले लो। इस एंगल को 200 ले लो, ठीक है, 200 ले लीजिए। एड ऑन कीजिए जरा इसको, कितना हो गया ये? 500। टोटल कितना आ गया ये? 590। बहुत बड़ा हो गया जी, कुछ छोटा मानो, ठीक है, इसको कुछ छोटा मानिए, छोड़िए हटाइए, इस पे नहीं निकालते हैं, 4 वाले पे नहीं निकालते। इलस्ट्रेट करना है ट्रायंगल में आते हैं, वो फटाक से हो जाएगा तुरंत। ये लेस पे आते हैं, इस पे आते हैं। ई एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, ई वाला एंगल मान के चलिए कि 50 डिग्री है, और ई कितना हुआ? 110, ठीक है। ई वाला मान के चलिए कि 65 डिग्री है, ठीक है। और अब यहां से निकालते हैं 50 प्लस 60 प्लस 65, कितना आया ये? 175 आया। और अब हम निकालते हैं इसी को 2n माइनस 4 इंटू में 90 से, कितना कितना आएगा जी? 380, 180, ठीक है, ये आया 180। और ये कितना आया? तो मिसक्लोजर कितने का है? +5 की -5? कम है ना। मिसक्लोजर क्या है? एक तरीके का एरर। मिसक्लोजर क्या है? एक तरीके का एरर, एरर है। मिसक्लोजर इज अ टाइप ऑफ एरर, ठीक है सर, मिसक्लोजर इज अ टाइप ऑफ एरर। और एरर जो होता है क्या होता है? क्या? मेजर्ड माइनस ट्रू। तो मेजर्ड कितना? मेजर्ड कितना? 175, और ट्रू कितना? 180। वैल्यू कितना?
-5 डिग्री, -5 डिग्री। तो मिसक्लोजर कितने का आया? -5 का। +5 नहीं, दोनों ऑप्शंस में रहता है, प्लस में भी रहेगा माइनस में भी रहेगा। कंफ्यूजन नहीं चाहिए वहां पे कि कौन सा आंसर करें। एरर है, मिसक्लोजर इज अ टाइप ऑफ एरर, और एरर के सिंपल कॉन्सेप्ट है मेजर माइनस ट्रू, जो आएगा प्लस माइनस हम देख लेंगे। अब आगे चलिए, ये आपका एरर आया, मिसक्लोजर आया। अब इस मिसक्लोजर को हम अपने परमिसिबल से चेक करेंगे। परमिसिबल वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अब उसके ऊपर आते हैं। तो हम यहाँ पे अब परमिसिबल निकालते हैं। परमिसिबल, परमिसिबल कैसे आएगा, तो परमिसिबल कैलकुलेट करने का रिलेशन है k/√n, जहां पे k क्या है, तो k जो है वो लीस्ट काउंट है ऑफ थियोडोलाइट, ऑफ थियोडोलाइट। क्यों? क्योंकि आप ये एंगल सारा किससे मेजर कर रहे हैं? थियोडोलाइट से। तो k एक कांस्टेंट है थियोडोलाइट के लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। और n क्या है यहाँ पे, तो n है वही नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, या इसको लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं। तो ये है, सपोज दैट मैं एक आर्बिट्ररी अपने मन से, क्योंकि ना हम अभी थियोडोलाइट पढ़े हैं ना हम उसके लीस्ट काउंट को जानते हैं, तो हम अपने मन से एग्जाम्पल के लिए यहाँ इलस्ट्रेट करने के लिए, आपको समझाने के व्यू से एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कि इस k का वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, कितना? 2 मान लें। k का वैल्यू हमने 2 ले लिया, और यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ एंगल कितना है? 3 है। नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 3 है। तो यहाँ पुट कर दिया कितना? 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाइड बाई 2, बताइएगा जरा कितना आता है? कितना? 3.4। तो यहाँ पे कितना आया? 3.4। तो परमिसिबल डेटा आपका कितना कह रहा है, कितना आना चाहिए? 3.4, और आपकी वैल्यू आई कितनी? -5। तो जो वैल्यू आपका आया वो परमिसिबल के अंदर है या बाहर? परमिसिबल रेंज कितना अलाउड कर रहा है? 3.4, और वैल्यू आप लाई कितना मिसक्लोजर का? -5। तो मिसक्लोजर का वैल्यू परमिसिबल से ज्यादा है कि कम है? कम है। अरे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? नालायक। साइन तो ये कह रहा है, साइन आपका ये कह रहा है कि आपके एरर का नेचर कैसा है, एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है। वी कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर। अगर एक लेंथ की मेजरमेंट की 10 मीटर का है और गलती से हम इसको मेजर कर लिए 9.8 मीटर का, 9.8 मीटर का, तो हमने गलती कितने का किया? 0.2। तो ये 0.2 मीटर की जो एरर आई है 0.2, अब आप कहो कि सर ये तो छोटा वैल्यू है, तो मेजर्ड माइनस ट्रू, तो मेजर्ड माइनस ट्रू करोगे तो ये माइनस में आएगा। तो ये डिस्टेंस है, और किस में आया? माइनस में। जरा मुझे बताइए माइनस डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हमको एक 2 मीटर का, हमको एक 0.2 मीटर का प्लस लाइन खींच के दिखाइए, और हमको एक 0.2 मीटर का माइनस लाइन खींच के दिखाइए। मैग्नीट्यूड में बताइए जरा कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमको प्लस का 2 मीटर का लाइन खींचो और माइनस का 2 मीटर का लाइन खींचो, और बताओ जरा कौन बड़ा लाइन है कौन छोटा लाइन है। बोलोगे ना कि सर ये वाला छोटा है, ये वाला तो आपके नजर में छोटा लाइन है। तो आप लाइन खींचिए, एगो +2 मीटर का, एगो -2 मीटर का, और खींच के बताओ कि हमको कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अभी बराबर हो गया भाई। आपका माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? नेचर ऑफ दी एरर, कि वो एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है। जब आप बात करते हैं बड़ा और छोटा का, तो किससे बात की जाएगी? केवल मैग्नीट्यूड से। तो अब आपके मैग्नीट्यूड्स को जरा देखिएगा। 5 डिग्री क्या आया? बड़ा आया। तो वैल्यू बड़ा है आपके परमिसिबल से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे फील्ड वर्क को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अब अगर यही 65 के जगह पे एंगल हमने मेजर किया होता और ये 68 आ जाता। अब जरा देखिए ये 68 हो गया 65 की जगह पे। अब क्या हो गया? ये कितना कितना आ गया? ये 178। और यहां कितना? 80। मिसक्लोजर की वैल्यू कितनी? मिसक्लोजर की वैल्यू कितनी? -2।
अब जरा देखिएगा ये रेंज परमिसिबल के अंदर है कि बाहर, तो अंदर है, यानी अब हमको पूरा फील्ड वर्क करने का जरूरत नहीं है। इसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। इक्वल भाग में 3 पार्ट में है ना ये, तो इसको 3 से डिवाइड करके तीनों में इक्वली हम क्या करेंगे, ना ना क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या है साइन, अब साइन है, तो जहां देखना है वहां तो देखोगे नहीं, साइन कैसा है, माइनस में है, तो हम क्या कर लेंगे, अब घटाएंगे, तो घटाएंगे ये घटाएंगे और ये माइनस में है, तो मिलकर क्या हो जाएगा अभी प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो हर जगह इक्वली थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, मिलकर के वैल्यू कहां पहुंच जाएगा, 180 पहुंच जाएगा। बात समझ में आई। तो ये आपका है चेक। तो चेक में हम क्या करते हैं, जैसे ही कंप्लीट हुआ तो चेक में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये एंगल, यहां से हमारे पास निकलेगा मिसक्लोजर, और ये जो मिसक्लोजर निकला, यहां से जो मिसक्लोजर निकलता है, इस मिसक्लोजर को हम यहां पे परमिसिबल मिसक्लोजर एंगल से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, परमिसिबल मिसक्लोजर एरर से। तो जो परमिसिबल है, ये परमिसिबल मिसक्लोजर से आप मिलाओगे। परमिसिबल मिसक्लोजर कितना होता है, k√n, जहां पे क्या है, किसका, थ्रेडोलाइट का लिस्ट काउंट है, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ, यहां से निकालेंगे। मिसक्लोजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैसा, इक्वली अमॉन्ग द ऑल एंगल, सारे एंगल पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमारी सारी एरर जो थी वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो क्या तरीका है ट्रैवर्सिंग का, क्या क्या डिस्कस किया, 4 तरह के ट्रैवर्सिंग। चारों ट्रैवर्सिंग में सबसे बेस्ट मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल। मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल से हमने सारा निकाल लिया, निकालने के बाद उस पर चेक लगाया। चेक कैसे लगेगा, तो हम पहले वहां से इंक्लूडेड एंगल का सम निकालेंगे और एक 2n-4 से निकालेंगे, दोनों को मिलाएंगे, दोनों बराबर आ गया तो गलती है ही नहीं, दोनों में कोई एक बड़ा छोटा आ गया यानी एरर है, तो डिफरेंस देखा जाएगा, जो डिफरेंस निकल के आएगा उसका नाम क्या है, मिसक्लोजर। दोनों का डिफरेंस का नाम मिसक्लोजर। उस मिसक्लोजर के वैल्यू को अपने परमिसिबल वाले से मिलाएंगे। वो परमिसिबल वाला कैसे आएगा, k√n से। k है लिस्ट काउंट ऑफ थ्रेडोलाइट और n है नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां से एक वैल्यू निकलेगा और यहां से मिसक्लोजर, दोनों को हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर मिसक्लोजर बड़ा हुआ यानी परमिसिबल से बाहर है तो सुधार नहीं होगा, पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। लेकिन अगर कम है तो सुधार होगा। कैसे, तो उसको जितने एंगल है उतने से भाग करके और सब में इक्वली डिवाइड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, यानी साइन के साथ में। एडिटिव है तो एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव है तो सब्ट्रैक्टिव। क्लियर है, हमारा पूरा ये ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक स्लाइड यहां है और दूसरा स्लाइड यहां है और इसके बीच में ये एक एग्जाम्पल है। तो पहले दोनों स्लाइड लिख लीजिएगा और नीचे उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ऑपरेट कर लीजिएगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले एपिसोड में।